नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। और आज हम हिस्ट्री के तहत एक नया टॉपिक करेंगे। इससे पहले हम 3 टॉपिक कर चुके हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। तो आज हम जो नया टॉपिक करेंगे उसका नाम है चालकोलिथिक। तो आज करेंगे हम चालकोलिथिक। चालकोलिथिक। पहले वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड 2 वर्डों से मिलकर बना है, चालको प्लस लिथोस। चाल को वर्ड हमने ड्राइव किया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड खालकोस, जिसको बोलते हैं कॉपर, जिसका मीनिंग है कॉपर। दूर से आपने पहले ही देखा था पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक में लिथोस का मतलब होता है स्टोन। यानी कि शब्दावली को, अगर इस शब्द को हम तोड़े और उसके अर्थ में जाए तो हमें पता चलेगा कि इसका मतलब कॉपर और स्टोन से है। और ये कहलाती है चालकोलिथिक एज, यानी कि ऐसा युग जहाँ कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है। मेनली कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल इस एज में हो रहा है, और पहली बार मानव जिस धातु का इस्तेमाल कर रहा है वो भी कॉपर ही है। इससे पहले वो स्टोन का इस्तेमाल कर रहा था। मान लिया उसे कोई औजार बनाना है तो वो स्टोन लेगा, कुल्हाड़ी समझ लीजिए, तो वो क्या करेगा, क्या कर रहा है, अगला हिस्सा तो वो कॉपर का बना रहा है और पिछला हिस्सा पकड़ने का वो स्टोन का बना रहा है। यानी कि अब औजारों को बनाने के लिए स्टोन और कॉपर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा युग जिसमें औजार बनाने के लिए स्टोन और कॉपर का एक साथ यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज। अब समझते हैं कि चालकोलिथिक एज में कॉपर, हम जब अलग अलग सभ्यताओं को या अलग अलग जो पीरियड आए उनको हम जब मेटल के हिसाब से बांटते हैं तो सबसे पहले कॉपर का यूज़ किया मानव ने, ब्रोंज का इस्तेमाल कर रहा है, फिर आयरन का इस्तेमाल कर रहा है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कॉपर का इस्तेमाल जो मानव ने किया है वो चालकोलिथिक में किया है। तो अब अगर हम कहें कि हड़प्पा वाले जो यूज कर रहे थे वो इस्तेमाल कर रहे थे ब्रोंज, तो हड़प्पा इस्तेमाल कर रहा है ब्रोंज। और चालकोलिथिक यूज कर रहा है चालकोलिथिक वाले कॉपर। तो पहले कौन सा युग आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए और ये इसके बाद में आना चाहिए। लेकिन हड़प्पा पहले आया है और चालकोलिथिक को हम बाद में पढ़ते हैं। यानी कि चालकोलिथिक की जो साइट्स या चालकोलिथिक का जो अध्ययन हम आज करेंगे वो उन चालकोलिथिक साइट्स का करेंगे जो या तो हड़प्पा के समकालीन चली है या उसके बाद में एग्जिस्ट की है। जैसे जोरवे संस्कृति 700 BC तक चलती रही है। तो ऐसा कैसे कि चालकोलिथिक हड़प्पा पहले आ गया और चालकोलिथिक बाद में आ रहा है। तो इसका अगर हम समझेंगे तो हम पीरियड के आधार पर, युगों को हमने बांटा है पीरियड के आधार पर। किसी भी पीरियड को हम मेटल का पीरियड के आधार पर, जैसे हमने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, स्टोन, ओल्ड स्टोन एज थे वो सारे, तो स्टोन के आधार पर बांट रहे थे। स्टोन के बाद पहली बार कॉपर हुआ यूज, तो कॉपर के आधार पर बांटे। हड़प्पा में ब्रोंज मेनली इस्तेमाल हो रहा था, ब्रोंज के। फिर बाद में जाके आयरन का एक बड़े लेवल पे यूज होना शुरू हुआ तो हम उसे आयरन एज बोलेंगे। तो ये चालकोलिथिक हड़प्पा के बाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल बाद में हो रहा है और ब्रोंज का इस्तेमाल पहले होने लगा। जबकि कॉपर के बिना ब्रोंज नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से तो कॉपर पहले होना चाहिए। तो तकनीकी तौर पे तो कॉपर पहले है, लेकिन इस्तेमाल के रूप में ये बाद में है। इसलिए हम पहले हड़प्पा पढ़ते हैं और फिर बाद में हम चालकोलिथिक देखते हैं। तो आइए कुछ चालकोलिथिक की हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, विशेषताएं समझते हैं चालकोलिथिक की, कि कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। तो चालकोलिथिक
ठीक है, ग्रामीण थी। हड़प्पा तो शहरीकरण था, अर्बनाइजेशन था, शहर बस चुके थे, लेकिन यहाँ ग्रामीण थी, ये रूरल संस्कृति थी। यहाँ के लोग जो थे कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जितने भी वो औजार बना रहे थे कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था। 3 ऑक्यूपेशन था उनका, गैदरिंग तो वो नहीं थे, हंटिंग जो होते हैं हंटर, हंटिंग कर रहे थे, फिशिंग भी कर रहे थे, एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, ये सारे। और आप देखेंगे कि कॉपर की वस्तु भी बनाते, यानी शिल्प भी काम, कॉपर स्मिथ वाला काम भी कर रहे थे। तो ये तो था इनका ऑक्यूपेशन, जिनसे वो अपनी खाद्य पूर्ति को पूरी कर रहे थे, और कॉपर की वस्तुएं वो हड़प्पा को सप्लाई कर रहे थे। देखेंगे कौन से उसमें ये कर रहे थे। और नंबर 4 इसकी विशेषता थी, इनके घर 2 टाइप के होते थे, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। मड के ही बने होते थे, और घास और टाट और घास के मेनली होते थे बने हुए, लेकिन मड के भी घर पाए गए। बंड ब्रिक, जो हड़प्पा की विशेषता हम देखते हैं, बंड ब्रिक का इस्तेमाल लार्ज लेवल पे, इसमें बंड ब्रिक का इस्तेमाल नहीं था। चालकोलिथिक में बंड ब्रिक का इस्तेमाल नहीं था। स्टोन के जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे थे वो मेसोलिथिक वाले ही थे, मेसोलिथिक टाइप, यानी कि सूक्ष्म पत्थर के औजार ये इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप देखोगे कि जो साइट है, जो मालवा संस्कृति होगी, बनास संस्कृति होगी, जोरवेद संस्कृति होगी, या पूर्वी ईस्ट इंडिया की जो संस्कृति होगी बिहार की, वहाँ हम देखेंगे कि ये कॉपर, अधिकतर ये संस्कृति कॉपर साइट्स के आसपास भी फैलते हुए दिखाई देगी। यानी कि मेनली ये कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके आसपास की साइट भी कॉपर की मिलेगी। अब देखो, मेसोलिथिक टाइप सूक्ष्म हथियार पूरे चालकोलिथिक में आपको पाए जाएंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय रीजन है राजस्थान का, साउथ ईस्ट राजस्थान में जो क्षेत्रीय रीजन है, जहाँ गणेश्वर एक साइट है, यहाँ पर ये मिसिंग पाया जाता, अब्सेंट है ये। यहाँ कॉपर का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, और उसी गणेश्वर साइट से, खेतरी के पास जो गणेश्वर साइट है, गणेश्वर साइट खेतरी रीजन में, यहाँ से हड़प्पा वाले सप्लाई ले रहे हैं इनसे कॉपर के वस्तुओं की, कॉपर की वस्तुएं दे रहा है, लेकिन ये लोग अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा है, ये रूरल ही हो रहा है। और एग्रीकल्चर भी ये थोड़े तौर पे कर रहा है, बाकी अपना काम हंटिंग, फिशिंग और रेयरिंग, केटल्स रेयरिंग से भी काम चला रहा है। केटल रेयरिंग्स में ये जो जानवर को पाल रहा है, ये तो जानवर को पालने में ये दूध का इस्तेमाल नहीं करते थे। दूध को तो ये मानते थे कि उनके जो बच्चे होंगे वो पियेंगे, पर इन्हें खाने पीने में इस्तेमाल ये करते थे। और मेनली इनके खाने में, इनकी डाइट में जो था वो काऊ था और पिग था, और काऊ भी कम था, पिग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे अपनी डाइट में चालकोलिथिक वाले लोग। और ये ग्रामीण थे, कॉपर स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था, हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, कॉपर स्मिथ, केटल रेयरिंग इनका काम था। सर्कुलर, रेक्टेंगुलर ये अपने घर बना रहे थे, अधिकतर टाट घास के थे इनके घर। गणेश्वर साइड से खेतरी के जो आसपास थे, यहाँ से ये कॉपर सप्लाई कर रहे थे हड़प्पा वालों को। अब हम इनके ये विशेषताएं थी, इनकी धार्मिक विशेषताएं और बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे। पहले हम इनके एरिया को डिफाइन कर लेते हैं कि किस किस एरिया में ये थी। मैंने जैसे कि बताया, मेनली ये कॉपर वाले रीजन में थी, जहाँ से कॉपर हमें मिल रहा था। तो देखते हैं सॉरी, बनास संस्कृति साउथ ईस्ट राजस्थान में थी। ये साउथ ईस्ट राजस्थान,
यहाँ मेनली 2 रीजन थे इनके साउथ ईस्ट राजस्थान में, एहर और गिलुंद, ये इनके मेन रीजन थे, एहर और गिलुंद। फिर इसमें हम देखेंगे एहर संस्कृति, एहर गिलुंद, इसे बनास संस्कृति भी बोलते हैं या एहर संस्कृति भी बोलते हैं। दूसरा रीजन हम इनका देखते हैं वेस्टर्न एमपी में, मध्य प्रदेश में, आपने नाम सुना होगा कायत और एरन, इनकी महत्वपूर्ण साइट है। कायत वो जगह है जब हम देखेंगे कि ये चाक पर पोट्री बना रहा है ये, और पोट्री को पेंटिंग भी ये कायत के लोग ही कर रहा है, उसी की विशेषता है कायत, उसी के लिए जाना जाता है। चाक पर पोट्री बनाना और पेंटिंग करना, और अधिकतर ये लोग ब्लैक एंड रेड पोट्री का इस्तेमाल कर रहा है। पोट्री मतलब मृदभांड। तो ये रीजन था, इसको हम बोलते हैं मालवा का रीजन, मालवा रीजन, मालवा संस्कृति इसको कह सकते हैं हम। ये थी मालवा सिविलाइजेशन चालकोलिथिक वालों की। नंबर 3 वेस्टर्न महाराष्ट्र, दक्कन का रीजन जो है, दक्कन का रीजन, यहाँ पर फेमस थी जोरवे सोसाइटी, इसको सोसाइटी बोलते हो। सिविलाइजेशन तो हड़प्पती सोसाइटी, सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली जोरवे सिविलाइजेशन, चलो सिविलाइजेशन बोल देते हैं, जोरवे। और भी इसकी साइट थी यहाँ, देमाबाद, आगे देखेंगे नेवासा, इमामगांव, ये इसकी फेमस साइट थी, नासिक, नवदा टोली, ETC। ये हम वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये वाली साइट पाते हैं। फिर हम इनकी साउथ इंडिया में पाते हैं। साउथ इंडिया में ये वही वाली साइट है पे मिलेंगे हमें जहाँ पर न्यूलिथिक साइट से, यानी कि न्यूलिथिक में ही ये मर्ज हो रहा है, न्यूलिथिक ही मिल रहा है, इसलिए यहाँ के उसको हम न्यूलिथिक चालकोलिथिक बोलते हैं साउथ इंडिया वाले को। फिर हमारी हो जाती है ईस्ट इंडिया की, बिहार बंगाल रीजन की ईस्ट इंडिया, जहाँ पर हम बातें हैं चिरांड, महेश दिल, ठीक है, टेबल से ले लो पानी, महेश दिल, है ना, सॉरी, राजा डीबी, ताराडी, ETC, ये हम ईस्टर्न साइड में जा रहा है। तो ये सारी इनकी रीजन थे जहाँ पर मेनली ये कॉपर वाले क्षेत्र में लगभग सारे भारत में फैले हुए थे, और मेनली जहाँ पर हमें कॉपर साइड देखने को मिलती है वहाँ सब जगह ये चालकोलिथिक वाले लोग रह रहे थे। अब देखते हैं हम इनका, तो इसमें हम देखेंगे पहले जोरवे सिविलाइजेशन, जोरवे संस्कृति। 2 साइट इसकी साइट मैंने सारी बताती थी, इमामगांव प्लस देमाबाद। ये थोड़े डेवलप्ड थे, ये गांव से थोड़े ऊपर इनके सिटी, ये शहर उठ चुके थे। और देमाबाद सबसे स्मृत साइट पूरी चालकोलिथिक में, देमाबाद जो है सबसे प्रोस्पेरियस साइट थी है। पूरे चालकोलिथिक उसमें सबसे
सबसे प्रोस्पेरियस साइट कौन सी थी, सबसे समृद्ध, वो थी दाइमाबाद। मैंने बताया ना, दाइमाबाद और इमामगांव सिटी तक डेवलप होने शुरुआत थी इनके चरण की। ठीक है, तो ये था जोरवे संस्कृति का, और इसका जो टाइम है वो है 1400 से लेकर 700 BC। यही है जो लास्ट तक चलती है। अंतिम चालकोलिथिक साइट जोरवे संस्कृति की होती है, जो 700 में ख़त्म हो जाती है, वरना इससे पहले जितनी संस्कृति होती है सारी वो 1200 में जाके अचानक गायब होना शुरू हो जाती है। दूसरी एहर जो बोली थी, जिसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं। ये राजस्थान में है, कोपर के आसपास है, रीजन में है। ये 2100 से 1500 तक इसका टाइम है, और ये कोपर बहुत है यहाँ, मेनली लोकेटेड है ये इन कोपर रीजन। कोपर रीजन में होने की वजह से इस साइट में हम देखते हैं कि माइक्रोलिथ एब्सेंट है, यानी कि पत्थरों के छोटे छोटे औजार एब्सेंट है। मेनली कॉपर का ही इस्तेमाल हो रहा है एहर साइट में। ठीक है, वो मैंने बता ही दिया कि ये काला और लाल, ब्लैक और रेड पोटरी और पहली बार पेंटिंग बर्तनों पे स्टार्ट भी चालकोलिथिक वालों ने की है। चालकोलिथिक वाले ब्लैक और रेड पोटरी बना रहा है और पेंटिंग भी ये कर रहा है। अब साइट बताई थी मैंने कायथ, मध्य प्रदेश में, तो ये इनका इस्तेमाल कर रहा है। अब हम देखते हैं पशुपालन में। मैंने बता दिया ये कैटल रेयरिंग बताया, तो कैटल रेयरिंग में शीप, बोपालो, शीप है, बुफालो है, काव है, पिग है, इन सबको वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपेशन में अपने कर रहा है खाने पीने के लिए। और फिशिंग का बताया था, तो फिशिंग का हमें जो सबूत मिला है वो हमें छिल में फिशिंग जो पकड़ने के हुक होते हैं ना, फिशिंग हुक, वो हमें मिले हैं, फिशिंग हुक। तो फिशिंग हुक से लगाया कि ये कॉपर के फिशिंग हुक्स बना रहा है, तो इससे हमें आइडिया लगा कि ये मछली भी पकड़ते थे। फिर हम देखते हैं कि ये वो हमें साउथ में जब जाते हैं तो हमें कॉटन और फ्लेक्स के सबूत मिल रहा है। इसका मतलब ये थ्रेड्स बना रहा है और वीविंग का भी काम कर रहा है, धागा और कपड़े बुनने का भी काम कर रहा है, क्योंकि हमें कॉटन और फ्लेक्स के सबूत मिल रहे हैं। और मेनली साउथ इंडिया में मिलते हैं कॉटन, क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉयल थी। ठीक है, कॉटन के लिए फेवरेबल कॉटन सॉयल होती है ब्लैक। ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो तब आपको ये जानकारी मिलेगी। तो ये था इनका। और अगर हम इनकी रिलीजियस उसकी बात करते हैं, रिलीजियस क्या था इनका, तो ये मरने के बाद जीवन को मानते थे, लाइफ आफ्टर डेथ। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसके हमें सबूत मिले। जो हमें ग्रेव मिली है, उस ग्रेव में जब ये दफन करते थे अपने उसको, तो उसके साथ ये रख देते थे पोटरी, और प्लस हमने देखे महंगे जो कार्नेलियन पत्थर है वो, और क्वार्ट्स, स्टेलाइट, इनके आभूषण हम कब्र में भी पाते हैं। एक बच्चे की बॉडी मिली है जिसमें गले में नेकलेस पहन रखा है, नेकलेस। तो
तो इससे पता चलता है कि वो लाइफ आफ्टर डेथ मान रहे हैं। और जो दफनाने का उनका तरीका था, वो घर के अंदर ही दफना देते थे। ग्रेव घर के अंदर ही होती थी और डायरेक्शन होती थी नॉर्थ साउथ की, नॉर्थ और साउथ की। और हमें नेवासा जो है, नेवासा से हमें वो साइट मिली है जहाँ चाइल्ड बरियल का सबूत मिला है हमें। और बच्चों की कब्रें भी काफ़ी मिली है, इसलिए लगता था कि शायद चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम था यहाँ। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम था, बच्चे मर रहे थे। इसका रीज़न हो सकता है कि ये मिल्क नहीं पीते थे, मिल्क को ये मानते थे कि वो बच्चे के लिए है। तो इसलिए जब इसकी डिक्लाइन की बात करते हैं तो करते शायद मलेरिया एपिडेमिक कुछ फैल गई थी, तो इस वजह से ये ख़त्म होती गई। तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमें बहुत मिल रहा है इसके अंदर। और दूसरी रिलीजियस हमें यहाँ मिल रही है आप, और हमें देमाबाद से भी मिलता है। ये नेवासा से हमें चाइल्ड बरिंग के वो मिल रहा है। और उसके बाद ये देखेंगे, और वो मदर गॉडेस वाला, मदर गॉडेस यानी कि ये मातृ देवी की पूजा शायद कर रहा है, क्योंकि फीमेल फिग्राइन टेराकोटा हमें प्राप्त हो रहा है चालकोलिथिक की कई साइट से, और मेनली हो रहा है हमें नेवासा और देमाबाद से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शायद कई सारी मदर गॉडेस की ये वर्शिप करने लगे थे। और एक हमें आपने हड़प्पा में देखा होगा, ये जब हड़प्पा आएंगे तो बताएंगे। हड़प्पा में क्या था, वो कौन सा जानवर था जो हड़प्पा में हो रहा था? हड़प्पा में एक जानवर धार्मिक प्रतीक का था ना, सांड, धार्मिक प्रतीक। तो यहाँ हम देखेंगे बुल मिलता है यहाँ धार्मिक प्रतीक के रूप में। बुल को देखते हैं, बुल हम देखते हैं धार्मिक प्रतीक के रूप में। रिलीजियस सिंबल, और हड़प्पा में भी देखेंगे हम। और ये हमें जो मिला है ये कायद से मिला है हमें, तो हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये था इनका रिलीजियस का जो लाइफ आफ्टर डेथ को ये शायद मानते थे, तभी वो कब्र में सामान रख रहा है बॉडी के साथ में। और ये भी देखिए इसमें शायद वो सोशल डिवीज़न हो चुका था। सोशल डिवीज़न हमें कब्र से ही पता चला है कि सोशल डिवीज़न हो गए। और दूसरा हमें पता चला है इनके मकान के, जो मालदार लोग थे यहाँ के, वेल्दी पर्सन जो थे, उनके 5 रूम्स के घर थे। और जो वो थे पुअर, उनके 1 रूम के घर थे। तो इससे पता चलता है कि सोशल डिवीज़न हो रहा है। और फिर ग्रेव में आप देखते किसी में तो प्रीशियस स्टोन के नेकलेस बने हुए इस्तेमाल हो रहा, और कहीं पर सिर्फ पोट्री बर्तन ही रखे जा रहा है। यानी कि अमीरी गरीबी चालकोलिथिक में शायद आ चुकी थी, सोशल डिवीज़न होने लगा था। और इसके आगे फिर हमने गणेश्वर बताया था, इसके और शायद हमें कुडाल जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है, और हल, इसका साक्ष्य शायद यहाँ से नहीं मिला। और दूसरा हॉर्स का नहीं मिला। ये हमें हॉर्स का तो हड़प्पा में भी नहीं मिला, थोड़ा बहुत मतलब हल्का सा एक फेडिड मानते हैं हड़प्पा में भी, लेकिन क्लियर तौर पे ऋग्वेद में जाके हमें हॉर्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ हॉर्स भी नहीं मिला, और कुडाल और हल का भी नहीं मिला। तो चालकोलिथिक साइट में हमने लगभग उनका रहन सहन, उनका घर, उनका बरियल कॉन्सेप्ट, रिलीजियस कॉन्सेप्ट
उनका खान पीन वो मेनली किस पे डिपेंडेंट थे। और कॉपर की मैं एक साइट आपको कर दूं, सवाल आता है, गणेश्वर, गणेश्वर खैती रीजन में है, सप्लाई कर रहा है कॉपर के गुड्स हड़प्पा वालों को। पीरियड भी इसका आसपास ही है, 2800 से 2200, पर इतना ही संबंध शायद हड़प्पा वाले लग रहा है। लेकिन ये गणेश्वर वाले लोग, इसको गणेश्वर संस्कृति भी बोलते हैं, गणेश्वर वाले लोग उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि हड़प्पा से ये अर्बनाइजेशन नहीं सीख रहा है, ना ही ले रहा है, प्योरली रूरल है। ये एग्रीकल्चर भी बहुत कम तौर पे कर रहा है, अपना गुजारा ये हंटिंग से करते हैं मेनली ये वाले गणेश्वर वाले लोग। और इनका जो रहन था, जैसे हड़प्पा वाले जो रह रहे थे, पूरा चालकोलिथिक का बता रहा हूँ मैं, मेनली उनकी लोकेशन क्या थी तो इंडस वैली के आसपास ही, ये भी इंडस वैली के आसपास ही डेवलप हो रही है, और हड़प्पा इंडस वैली के आसपास ही डेवलप हो रही है। लेकिन हड़प्पा वाले जो लोग थे, वो जो नदियाँ द्वारा मिट्टी लाई जाती है, समतल मैदान में थे ये नदियों के। और ये चालकोलिथिक वाले जो थे, ये माउंटेन्स और जो रिवर के कोस्ट पे थे ये, इनके घर, और इनके समतल मैदान पे थे घर। लेकिन इनका और इनका ये ओवरलैप भी हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ये पैरेलल भी चल रही है कुछ साइट है। तो ये था इनका। अब हम अगर इसको अब ब्रीफ में कर लेते हैं, हमने डिटेल में तो कर लिया, साइट वाइट भी देख ली लगभग। तो अब हम अगर इसको शॉर्ट में, अब इसकी करैक्टरिस्टिक शॉर्ट में ब्रीफली एक और बार हम रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। रूरल हड़प्पा वाले, अर्बन हंटिंग फिशिंग, और हड़प्पा वाले ये चालकोलिथिक वाले, चालकोलिथिक ये हड़प्पा, रूरल अर्बन हंटिंग मेनली एग्रीकल्चर से ट्रेड पनपता है, और फिर ये डेवलप होते हैं, मेसोपोटामिया से भी ये संबंध बना लेते हैं। ठीक है, इनके मकान मड या ग्रास के थे मेनली, और इनके जो थे बर्न ब्रिक के थे। ये बर्न ब्रिक का इस्तेमाल नहीं जानते थे, नहीं थी। दफनाने की प्रथा उसमें भी थी, दफनाने की प्रथा इसमें भी थी। यहाँ लाइफ आफ्टर डेथ थी। ये अपना जो ऑक्यूपेशन था, जो कॉपर साइट वाला का था, वो कॉपर का ही वस्तुएं सप्लाई कर रहे थे हड़प्पा वालों को, मेनली है कॉपर गुड्स सप्लाई हो रहा था हड़प्पा को। और एग्रीकल्चर में ये राइस, वीट, बाजरा, ज्वार, बार्ले ये सब पैदा कर रहे थे। मेनली इनका राइस था, लेकिन इतना लार्ज लेवल पे नहीं था जितना हड़प्पा का था। और हड़प्पा का ट्रेड तो बहुत दूर तक चला जाता है, मेसोपोटामिया तक। इनका ऐसा नहीं था, इनका बहुत हड़प्पा से संबंध था, वो भी हड़प्पा वाले इनसे भी सामान ले रहे थे कॉपर का। और माइक्रोलिथ यूज हो रहे थे, पत्थर के छोटे छोटे औजार, किसके साथ में? कॉपर के साथ में। और वो ब्रोंज इस्तेमाल कर रहे थे पूरी तौर पर। वहाँ सील्स, स्टैम्प दिखाई देगी हमें। वहाँ लैंग्वेज भी शायद डेवलप हो गई थी, पिक्टोग्राफिक। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना।
और जो कॉपर वाला रीजन है, पूरा कॉपर वाला रीजन है इसका, वहाँ हम देखते हैं कि ये न्यूलिथिक को बाईपास कर देती है चालकोलिथिक। जो कॉपर वाला रीजन है मध्य प्रदेश, राजस्थान वाला, तो वहाँ डायरेक्ट ये मेसोलिथिक से आ जाती है चालकोलिथिक में, यहाँ की न्यूलिथिक बाईपास हो जाती है। यहाँ कॉपर वाले रीजन में न्यूलिथिक को बाईपास करके ये चला जाते हैं और साउथ में ये न्यूलिथिक के साथ ही मिक्स हो जाते हैं। तो ये था चालकोलिथिक का पूरा लेखा जोखा, उनका रीजन, उनका क्षेत्र, उनका खाना, उनका रेयरिंग, केटल, हंटिंग, फिशिंग वाला, और उनका कॉटन का मिलना जिससे वो पता चले। और इनके बर्तन भी मिल रहे हैं हमें कॉपर के और मिट्टी के भी मिल रहा है, टूटी नुमा पानी रखने के, कटोरे वटोरे, टूटी नुमा बर्तन पानी पीने के, कटोरे वटोरे, ये सब मिल रहे हैं हमें। तो इनके हम साइट में अब हम इनका लास्ट में हम इनकी थोड़ी पिक्चर देखेंगे। हम इनकी पिक्चर देखेंगे हाउस की, किस टाइप के हाउस थे, रेप्लिका देखेंगे और इनकी पोट्री देखेंगे, ठीक है। और इनके कॉपर के हम गुड्स देखेंगे जो ये बना रहे थे। ये सब हम इसमें इमेजेस में देख के ये के, और बाकी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप कितने यूट्यूब चैनल देख लीजिए, कितने यूट्यूब अलग अलग देख लीजिए, चालकोलिथिक की हज़ारों यूट्यूबरों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हैं, लेकिन काम आएगी सिर्फ आपकी बुक्स। बिना बुक्स के कुछ नहीं हो सकता। और एक एडवाइस देता हूँ आपको, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड पर्सन, गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग, आपको लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए। लिटरेचर इज मस्ट फॉर बेटर ह्यूमन बीइंग। हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, तमिल लिटरेचर हो, उर्दू लिटरेचर हो, कोई भी लिटरेचर हो, आपको डेली कोई ना कोई लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद के बिना जीवन अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद को तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, है ना। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप बुक्स को मत छोड़िएगा। बुक्स को और कोई चीज़ नहीं समझ में आती, उस टॉपिक को डाल के आप यूट्यूब पे जा तो सकते हैं, उसको अलग अलग ढंग से समझ भी सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन पर यूट्यूब आपको एक रास्ता इतनी मदद कर सकता है, यूट्यूबर या जो वीडियो बना रहा है, कि आपको बता सकता है कि आप जिस चीज़ में फंस रहा है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या जहाँ पर आपको लग रहा है यार ये कैसे है, यार कुछ लोग इसी में फंस जाते हैं, यार ये कैसे हो रहा है कि कॉपर के बिना ब्रोंज बनता नहीं, लेकिन हड़प्पा को हम पहले पढ़ते हैं और उसको तो ये क्लियर कर देता है, साइट क्लियर कर देता है ना। कई जैसे मेसोलिथिक से डायरेक्ट वो कैसे आ रहा है, न्यूलिथिक हो रहा है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे आप अलग अलग उससे डाल के क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। पूरी स्टडी और पूरी तैयारी करने के लिए आपको बुक्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अपने नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, और नोट्स बनाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई पिरामिड बना के याद करता है, कोई एरो बना के याद करता है, कोई कैसे याद करता है, तो वो सबके अपने तरीके होते हैं। तो जो देख के और सुन के ये कोशिश करना चाहता है कि मैं बस इसी से तैयारी करके क्लियर कर लूँगा, तो नहीं होगा। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवरीवन। ये तो अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए कि बुक कोई भी हो, बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैंने कहा कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए लिटरेचर मस्ट है। लिटरेचर आपको वो चीज़ सिखा देता है जो आप एक्सपीरियंस करके सीखेंगे। वो पहले बता देता है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी घटनाओं में क्या होता है। और मुंशी प्रेमचंद ने तो समाज की पिक्चर ही, आईना ही उभार के रखा है। तो मेरी एडवाइस है कि ज़रूर पढ़िएगा। बाकी ये था आज का चालकोलिथिक, और दोबारा मिलेंगे फिर नई वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।